हेलो स्टूडेंट्स। आज हम खानाबदोश कहानी के प्रश्नोत्तर समझेंगे जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता। जब सूबे सिंह ने जसदेव की पिटाई की थी तो मजदूरों में किस तरह डर अंदर आ गया था। तो इसका आंसर है, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का पूरा दिन अदृश्य भय तथा दहशत में बीता था। वो बुरी तरह से डर चुके थे और जसदेव को हल्का बुखार था। आज की घटना से मजदूर डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि सूबे सिंह किसी भी वक्त लौटकर आ सकता है और भी कुछ हंगामा कर सकता है। शाम होते ही भट्टे पर सन्नाटा छा गया था। सब अपने अपने खोल में सिमट गए थे और जो बूढ़ा बिलसिया भी शाम को होते ही अपनी झोंपड़ी में जाकर के लेट गया था। उसके खांसने की आवाज़ भी कुछ धीमी हो गई थी। किसनी की झोंपड़ी से ट्रांजिस्टर की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। जैसे कि किसनी जब ट्रांजिस्टर बजाती थी तो उसकी बहुत तेज़ आवाज़ आती थी, तो वो आवाज़ भी नहीं आ रही थी। बीच बीच में हैंडपंप की खच खच की ध्वनि खामोशी में विघ्न डाल रही थी। तो उस दिन जो जसदेव के पिटने पर जब सूबे सिंह ने उसकी पिटाई की तो उस तरह सभी मजदूरों में एक डर अंदर घुस गया था। प्रश्न नंबर सेकंड है, ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिटपिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफ़ों की प्रतिध्वनियाँ थी। जहाँ सब कुछ अनिश्चित था, यह वाक्य मानो की किस मनोवृत्त स्थिति को उजागर करता है। तो यहाँ पर जो ईंटों को जोड़कर जब चूल्हे में जब है ना वो चूल्हा जलाते हैं और जो लकड़ी जलती हैं उसमें चिटपिट होने की जब आवाज़ आती है, तो जो मानव है उसकी मन में जो बुरी चिंताएं, जो इन्होंने घर बना लिया है और जो तकलीफ़ें हैं, वो जो तकलीफ़ों को जो झेल रही है उसकी प्रतिध्वनियाँ थी। जहाँ सब कुछ अनिश्चित था, कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं थी। यह जो वाक्य है वो मानव की किस मनोस्थिति का उजागर करता है। तो जो उसकी मन की स्थिति है वो कैसी है कि मानव अपने पति सुखिया के साथ गांव छोड़कर आई है और उन दोनों का सपना है कि ये अपना एक घर बनाएंगे, और परंतु जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी ठीक ढंग से नहीं मिलती हो, उनका ये सपना पूरा होना तो असंभव है, संभव हो ही नहीं सकता। इस तरह उनका जीवन जो है वो अनिश्चित और अनियमित था। प्रस्तुत जो वाक्य है मानो कि अनिश्चित और भट्टे के जीवन से तालमेल ना बिठा पाने वाली मनोस्थिति को उजागर करता है। जब है ना वो अपने हाथों से ईंट बनाती है और उसका कहना है कि जो लाल लाल ईंटें हैं उनसे मैं अपना छोटा सा घर बनाऊंगी, तो उस तरह एक छोटा सा सपना है। उस छोटे से सपने को भी वो इस तरह उथल पुथल उसके मन में बनी हुई है कि वो मेरा घर बन भी पाएगा या नहीं, तो वो सब कुछ असंभव लगता है। क्वेश्चन नंबर आगे है थर्ड, मानो अभी तक भट्टी की जिंदगी से तालमेल क्यों नहीं बिठा पा रही थी, क्या कारण था। तो इसका आंसर है, मानो का मानना था कि अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। मानो मानती थी कि कहीं दूसरे देश में जाने से बेहतर है कि वो अपने गांव में ही रहे, अपने देश में ही रहे और सूखी रोटी खा कर के भी वो पकवानों का सा एहसास कर सकती कि ये हमारे लिए पकवान की तरह है। दूसरे शाम होते ही भट्टे का जो वातावरण है वो डरावना हो जाता था, जिससे मानो का जो दिल है वो बहुत ही घबराने लगता था। इसी वजह से वो अभी तक भट्टी की जो जिंदगी से तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, खुद के हाथ पथी ईंटों का रंग ही बदल गया था। उस दिन ईंटों को देखते देखते मानो के मन में बिजली की तरह का एक ख्याल कौंधा था। वह क्या ख्याल था जो मानो के मन में बिजली की तरह कौंधा था। इस संदर्भ में सुखिया के साथ हुए उसके वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखना है। इसका आंसर हुआ,
खुद के हाथ पथी ईंटों को देखते देखते मानो के मन में बिजली की तरह का एक ख्याल कौंधा था। मतलब जब वो ईंटें बना रही थी तो उसके जब ईंटें जो पकती हैं तो लाल रंग का रूप ले लेती हैं, तो उसके मन में भी आया कि इस तरह की जो हमारे अपने हाथों से बनी हुई ईंटें हैं और ये लाल लाल ईंटों का मैं अपना छोटा सा एक घर बनाऊंगी और अपना परिवार उसमें बसाऊंगी। एक दिन हमारा भी पक्की ईंटों का घर होगा। इस विषय में उसने सुखिया से पक्की ईंटों का घर बनाने की बात की थी। सुखिया ने उसे समझाया कि उसके लिए बहुत अधिक धन चाहिए। जो ईंटें हम बनाते हैं वो तो भट्टा मालिक की हैं, उन पर हमारा तो कोई अधिकार नहीं है और हमें इतनी मजदूरी मिलती नहीं है कि घर बनाने लायक रुपए जोड़ सकें। तब मानो ने अंतिम बार कहा कि अगर हम दिन रात काम करें तब भी घर नहीं बना सकते। मतलब इस तरह वो आश्चर्य कर रही है कि अगर हम दिन रात मेहनत करेंगे तो क्या तब भी हम घर नहीं बना सकते। सुखिया ने काम पर जाने की बात कहकर उसका ये सवाल टाल दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था ये बहुत मुश्किल काम है, मजदूरी बहुत कम है और हम उसमें अपना पेट ही पाल लें वो ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह क्यों बिखर पड़ा और उस जसदेव को मारने के का क्या कारण था। तो उसका यही कारण था कि क्योंकि उसने बुलाया था मानो को और मानो की जगह जसदेव आ जाता है उसकी तरफदारी लेकर के, क्योंकि उसकी जो नीयत थी वो खराब थी और उसकी जो मन की इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही थी, तो इसी तरह वो जसदेव पर बिफर पड़ता है और उसे मारता है। तो इसका आंसर है, सूबे सिंह ने असगर ठेकेदार को मानो को दफ्तर में बुलाने के लिए भेजा था। उसके बुलाने से सभी ये जान गए थे कि वह मानो को गलत इरादे से बुला रहा है और मानो को वहां भेजने की जगह जसदेव वहां चला जाता है। यह देख सूबे सिंह को लगा कि जसदेव उसकी इच्छा पूर्ति में बाधक बन रहा है और वह आग बबूला हो गया। इसी वजह से क्रोध में आकर उसने जसदेव को मारा, उसे धक्का भी मार दिया और वो नीचे गिर पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुखिया ने मानो की आंखों से बहते तेज अधरों को देखा और उनकी किरकिराहट अपने अंतर्मन में महसूस की। सपनों के टूट जाने की आवाज़ उसके कानों को फाड़ रही थी। प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ बताते हुए आशय स्पष्ट करना है कि जब सुखिया ने मानो की आंखों में बहते जो तेज अधरों को देखा था, मतलब उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे और उसके अंतर्मन में एक डर था और उसकी जो डर था वो स्पष्ट उसके अंतर मन का जो अंदर का मन था वो बाहर दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसका सपना, मुझे लग रहा था कि उसका सपना टूटने जा रहा है। जो वो अपना सपना देख रहे थे दोनों जने कि हम एक छोटा सा घर बनाएंगे, तो उस घर की जो आशा थी उसकी छूटती जा रही थी। तो आंसर है इसका, मानो के दिल में एक सपना था कि उसकी पक्की ईंटों का एक अपना घर होगा और परंतु वह जानती थी कि इसे पूरा करना तो बहुत ही कठिन है। फिर भी वह अपने सपने को पूरा करने का भ्रम पाले हुए उसके लिए लगातार प्रयास करने में लगी हुई थी। परंतु जब उसे अपना सपना टूटता हुआ दिखाई दिया तो उससे यह सहन ना हुआ और वह टूट गई थी। सुखिया उसका पति है, अतः सुखिया उसका पति है और उसने मानो की आंखों से बहते तेज अधरों को देखा था। सहन न हुआ और वो टूट गई थी। सुखिया उसका पति है, अतः उसने मानो की आंखों से बहते तेज अधरों को देखा और उनकी किरकिराहट अपने अंतर मन में अनुभव भी की, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसका एक सपना था मकान बनाने का। अब तो शायद हम यहाँ काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल बदल गया है और सपनों के टूट जाने की आवाज़ उसके कानों में को फाड़ रही थी, उसे सुनाई दे रही थी और जिससे पति पत्नी के बीच मतलब एक तो गहरे प्रेम का भी आवाज़ यहाँ प्रतीत होता है कि एक दूसरे की वो कदर करना, एक दूसरे की भावनाओं को इज्जत देना। क्वेश्चन नंबर 7, खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है। इन समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करना है। कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं हैं। इस कहानी में आज के समाज की निम्नलिखित समस्याओं को रेखांकित किया गया है। समाज में जाति भेद अभी तक कायम है, जैसे कि जो जसदेव है साथ काम करता है, मजदूर है, लेकिन वो ब्राह्मण जाति से होने पर वो उसके हाथ का खाना नहीं खाता है।
तो ये जाति भेद भी यहाँ दर्शाया गया है। मजदूरों का शोषण सभी करते हैं, मतलब उस समय जब जो था तो सूबे सिंह ने किस तरह मजदूरों का शोषण किया, उन्हें किस तरह डराया धमकाया, और स्त्रियों का भी शोषण हुआ है। मजदूरों का जीवन नारकीय दिखाया गया है कि मजदूर किस तरह लाचार होकर के काम करते हैं, फिर भी उनको उचित मजदूरी नहीं दी जाती और उनका शोषण किया जाता है। समाज में स्त्रियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, जैसे कि किसनी का यहाँ पर चित्र प्रस्तुत हुआ है। शोषण को देखकर चुप रहने की जो मानसिकता है आज तक भी व्याप्त है, क्योंकि जब वो किसी दूसरे व्यक्ति पर शोषण करते हुए देखते हैं तो उसे सहन कर लेते हैं और उस पर वो आवाज़ नहीं उठाते, अन्याय के प्रति बोलते नहीं है, न्याय नहीं दिलाना चाहते किसी को। लेखक ने अपना दृष्टिकोण सुखिया और मानव के माध्यम से प्रकट किया है। दोनों अपना जीवन जीना चाहते हैं, परंतु शोषणकारी जो शक्तियां हैं, सूबे सिंह जैसे व्यक्ति को यहाँ पे प्रस्तुत किया है और उन्हें प्रताड़ित करती है, उन्हें खानाबदोश की ज़िंदगी जीने पर विवश किया जाता है और वे वहाँ ना रुक करके फिर वो अपनी और कहीं काम की तलाश में निकल पड़ती हैं। कुछ कहानीकार के पास मतलब इस शोषण के अंत का समाधान भी नहीं है, वो समाधान भी नहीं निकाल पाता है कि किसी तरह उन मजदूरों के लिए कोई समाधान निकल सके और उनका शोषण ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, चल ये लोग हमारा घर ना बढ़ने देंगे। सुखिया के इस कथन के आधार पर कहानी की मूल जो संवेदना है वो स्पष्ट कीजिए। तो संवेदना यहाँ स्पष्ट करनी है कि सुखिया कहता है मानो से कि चल ये लोग हमारा घर ना बढ़ने देंगे, मतलब ये हमारा घर नहीं बनने देंगे, इसलिए वो बोलता है। इस कथन से मजदूर वर्ग के जो शोषण तथा यातना का जो आभास होता है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कहानी में, ऐसे मजदूरों की जो जिंदगी की कसम कस का यथार्थ चित्रण हुआ है, जो अपनी ज़मीन से दूर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ऐसे मजदूरों को कठोर परिश्रम करने के बाद भी किसी तरह की त्रासद पीड़ा झेलनी पड़ती है, और यहीं इस कहानी की जो मूल संवेदना है, मानव और सुखिया दिन रात मेहनत करते हुए पक्की ईंटों का अपना एक घर बनाकर संपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन सूबे सिंह की जो नज़र है मानव पर पड़ जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि मानव और सुखिया का घर बनाने का सपना टूटकर चकनाचूर हो जाता है और वे दोनों खानाबदोश की तरह अगले पड़ाव की खोज में निकल पड़ते हैं, जहां उसे रोजी रोटी मिल सके। इस तरह कहानी अपनी मूल संवेदना को व्यक्त करने में कामयाब रही है, और मजदूर वर्ग अगर ईमानदारी से परिश्रम करके इज्जत की ज़िंदगी जीना भी चाहता है तो जो समृद्ध और शक्तिशाली लोग उसे जीने नहीं देते। साथ ही मजदूरों के लिए अपना घर बनाने का जो सपना है केवल सपना बनकर ही रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। ये मानो ने अपने पति से कहा था। इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में, गांठ में नहीं है पैसा, चले हाथी खरीदने। मतलब इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है, तो घर कैसे बन सकता है। तो ये तो एक हाथी, जैसे हाथी इतना बड़ा होता है और कॉस्टली भी होता है, तो हाथी खरीदने की बात हो रही है और पैसा हाथ में नहीं है। उसे एक घर चाहिए था पक्की ईंटों का, जहां वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। फिर तुम तो दिन रात साथ काम करते हो, मेरी खातिर पिटे भी हो, फिर भी ये बामन हमारे बीच कहाँ से आ गया है। ये जाति भेद यहाँ पर दर्शाया गया है कि मानो जसदेव से कहती है, जब वो उसे खाना लेकर के जाती है खाना खिलाने के लिए, तो उसने कहा कि तुम तो दिन रात साथ काम करते हो, एक मजदूर हो हमारी तरह ही, और मेरी खातिर आप पिटे भी हो, हमारे शुभचिंतक भी हो, तो फिर ये बामन हमारे जो ब्राह्मण और ये दलित कहाँ से हमारे बीच कहाँ से आ गया। तो जो ये तो नहीं होना चाहिए, जाति भेद नहीं होना चाहिए, और उसे खाना खाना भी चाहिए क्योंकि उससे खाना बन भी नहीं रहा था, लेकिन यहाँ जाति भेद स्पष्ट हुआ है। सपनों के कांच उसकी आंख में किरकिरा रहे थे। सपना क्या था कि उसे एक छोटा सा घर बनाना था जिसमें अपने परिवार को वो प्रसन्न और खुश देखना चाहती थी। तो फर्स्ट काका है, मानो अपनी व्यथा प्रकट करती है कि वह कहती है कि
यदि विदेश में व्यक्ति को अच्छा भोजन, वस्त्र तथा मकान भी मिले तो भी वो सुखी नहीं रह सकता। क्यों? कि गुलामी में सब ये निरर्थक है, बेकार है। स्वतंत्रता के साथ रहने वाला ही व्यक्ति सुखी रहता है। इसलिए हम अपने गांव में ही रहेंगे। तो उसकी बाहर जाने की इच्छा नहीं होती है। सुखिया अपनी पत्नी मानो को बताता है कि घर बनाने में तो बहुत सारे रुपए खर्च होते हैं, यह काम आसान नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं हैं और हाथी खरीदने की सोच रहे हैं। जब मानो ने सुखिया से कहा था कि हम अपना छोटा सा घर बनाएंगे, तो उसने घर बनाना एक हाथी खरीदने की भांति बताया था, क्योंकि हाथी है वो इतना बड़ा है और वो कॉस्टली होता है, तो घर बनाना भी आसान नहीं है। ये कल्पना है और यथार्थ में संबंध नहीं होता। ये वास्तविकता नहीं कि हम मकान बना पाएंगे। गाका है मानो सपना देख रही थी घर बनाने का। लाल लाल ईंटों को देखकर वह कल्पना की दुनिया में खो गई। वह पक्की ईंटों का घर बनाना चाहती थी, जहाँ गृहस्थी तथा परिवार हो। और यहाँ घा वाला है मानो ने जाति व्यवस्था पर भी करारा आघात किया है कि जसदेव ब्राह्मण होते हुए वह दिन रात दलितों के साथ काम करता है। मानव की रक्षा हेतु वह पिटता भी है। फिर खाना खाने के नाम पर वह खुद को ब्राह्मण मानता है। मानो इसे गलत बताती है कि ये ब्राह्मण हमारे बामन हमारे बीच कहाँ से आ गया। हम तो दोनों मजदूर हैं, जैसे आप काम करते हो वैसे हम करते हैं। तो इस तरह का जाति प्रथा पर भी उसने करारा व्यंग किया है। लास्ट है मानो घर बनाने का सपना देख रही थी। पति पत्नी दोनों मिलकर रात दिन काम करते थे। उनके सपने को समाज ने तोड़ दिया। उनकी बनाई ईंटें रात में किसी ने तोड़ दी। वे भट्टे मालिक के आतंक से बचने के लिए कहीं दूर चले गए, अपनी रोजी रोटी की तलाश में। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। और भट्टे से उठते हुए काले धुएं जिंदगी का एक पड़ाव था यह भट्टा। तो इसके बारे में बताया है। ये प्रस्तुत जो पंक्तियाँ जो गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित पाठ खानाबदोश से लिया गया है। इसके रचयिता ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। इसमें मजदूरों के जो शोषण तथा यातना को यहाँ पर चित्रित किया गया है। व्याख्या है, मानो और सुखिया एक भट्टे पर ईंट पाथने का काम करते थे और जो भट्टा मालिक सूबे सिंह के शोषण से वे भट्टा छोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं, कहीं रोजी रोटी की तलाश में कहीं दूर जा रहे थे। उस समय भट्टे से काला धुआं निकल रहा था। उस धुएं ने आकाश के नीचे एक काली चादर सी फैला दी थी। बादलों के नीचे धुएं की परत बन गई थी। मानो और सुखिया सब कुछ यहीं छोड़ कर चल पड़े थे। उनका जीवन खानाबदोश जैसा था। वे एक घर की इच्छा मन में पाले हुए थे, जिसमें वे निश्चिंतता के साथ रह सकें। उनका यह सपना चकनाचूर हो गया। उन्होंने परिश्रम करके अपना पसीना भी बहाया, ईंटें भी बनाई, लेकिन वो किसी के द्वारा तोड़ दी जाती हैं, पर उन्हें कुछ भी हासिल ना हो सका। वे तो अपनी जीवन यात्रा पर निरंतर चले जा रहे थे। इस खानाबदोश जिंदगी में भट्टों का जीवन, ये भरगों लिख गया है बाई मिस्टेक, भट्टों का जीवन एक पड़ाव था। अब यह जीवन आगे भी अनिश्चितता में चलता रहेगा। इस प्रकार के जीवन में कुछ भी निश्चय पूर्वक नहीं हो सकता। तो इसका जो विशेष ले लेते हैं। भट्टे के वातावरण का चित्र लेखक ने कहानी में बखूबी प्रस्तुत किया है। इसमें लेखक सफल भी रहा। और यहाँ उर्दू शब्दों का प्रयोग है। खानाबदोश, तरकीब, खड़ी बोली का प्रयोग, दृश्यों का सामने प्रस्तुत होना। जब दृश्य होते हैं कि वहाँ भट्टा है, भट्टे का दृश्य आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है और वहाँ जो ईंटें उन्होंने अपने हाथों से पाती थी उस तरह की ईंटें सामने चित्र प्रस्तुत करती है। खानाबदोश के प्रश्नोत्तर देखे, आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।